स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 12th का एग्ज़ाम होने वाला है सोशियोलॉजी का। उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें जो ऑलरेडी सीबीएसई की वेबसाइट पे दिया गया है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक सेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड सेट डिस्कस करें। सेकेंड सेट का 2 मार्कर क्वेश्चन हम 7 to 8 डिस्कस कर चुके हैं। जो बाकी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन 14 आता है, तो 7 डिस्कस कर चुके हैं। 7 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक वीडियो आएगा 4 मार्क्स, फिर 6 मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में ऑलरेडी 7 वीडियो आ चुका है, जिसमें से 6 वीडियो आए थे, छोटी छोटी वीडियो आई थी पहले सेट पेपर के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो चलिए देखते हैं और इस पेपर को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से हमें डिस्कस करना है। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं 7 तक। यहाँ से डिस्कस करना है कि हाउ कैन कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे चैलेंज पेश करता है किसी सोसाइटी में। उसके बाद देखेंगे आगे मैं बताते चलूँगा क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आपको मैं 7 तक कर चुके हैं। यहाँ तक 1 2 3 का 3 में 2 था, 4 5 6 7 में भी 2 था। तो टोटल हम 9 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन 8 क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें अथवा भी था, 2 क्वेश्चन था ना। तो यहाँ से डिस्कस करते हैं कि देखिए, ये इंस्ट्रक्शन दिया रहता है आपके पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए। एक बार एटलीस्ट आप रीड कर लीजिए एग्ज़ाम जाने से पहले। तो देखिए, सबसे पहले कल्चरल में डाइवर्सिटी कैसे चैलेंज पेश करता है हमारी सोसाइटी की। तो कल्चर का सिंपल मतलब होता है वे ऑफ लाइफ कि आप कैसे जीते हो, कैसे खाते हो, क्या पहनते हो। लेकिन इसमें अगर डाइवर्सिटी हो जाए, जैसे आप एक एरिया में रहते हो, आप बोलो कि मान लो इसमें कुछ मेजोरिटी, कुछ लोग हैं जिसका नंबर ज़्यादा है, कुछ लोग हैं जिसका नंबर कम है, पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो मेजोरिटी वो कुछ और, उनका कुछ कल्चर कुछ और है, मतलब उनका कल्चर कुछ और है इन द सेंस कि कुछ और कपड़ा पहनते हैं, कुछ और खाना खाते हैं, कुछ किसी और तरह का लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन कोई और माइनॉरिटी है, उनका कल्चर कुछ और है। तो हो सकता है ना मेजोरिटी अपना, जो मेजोरिटी पीपल है वो अपना कल्चर थोपने का ट्राई करे इस माइनॉरिटी पीपल पे। तो यहाँ पे चैलेंज तो आएगा, क्योंकि माइनॉरिटी चुप तो रहेंगे नहीं, वो मोबिलाइज होंगे, वो उनके खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हैं। तो यही बताया गया है कि कैसे कल्चर डाइवर्सिटी, यहाँ डाइवर्सिटी थी ना, ये चैलेंज पेश करता है हमारी सोसाइटी में और बहुत बार कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। कैसे? तो सबसे, क्योंकि सबका अपना कल्चर बहुत प्यारा होता है। आप अपना किताब, कौन सा कपड़ा पहनते हैं, किस टाइप का कपड़ा, कौन से भगवान को पूजा करते हैं, और आप कैसे रहते हैं, क्या मतलब सब कुछ जो होता है सब कल्चर के अंदर आता है। तो कल्चर सिंपल समझ लो, अगर आपका शरीर है तो कल्चर आपका जान है। आप किसी सोसाइटी के मेंबर है तो मेंबर के रूप में सिर्फ आप दिखते हो, लेकिन आपका जान जो है, जो हार्ट है, वो आपका कल्चर है। तो क्या हो सकता है, क्योंकि आपका कल्चर के लिए बहुत पैशन रहता है, इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, इवन मोबिलाइज भी कर सकते हो। मोबिलाइज में रिवोल्ट भी कर देते हैं लोग। क्लियर? तो यहाँ पे बताया जाता है कि कल्चर डिफरेंस के कारण, देखो सिंपल कल्चर डिफरेंस था, लेकिन इसके कारण कभी कभी क्या होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वलिटीज भी हो जाती है। मान लो हम क्या बोल देते हैं कि भाई सिंपल मान लो कि आपका कल्चर, हमारा कल्चर अलग, हमें एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब मैं बोलूँगा कि यार तुम्हारा कल्चर नीचे, आप बोलोगे भाई नहीं आपका कल्चर नीचे है। तो ऐसे प्रॉब्लम होगी। तो हम जब कल्चर डिफरेंस के बाद एक और स्टेप इंक्रीज कर जाते हैं, जब हम बोलने लगते हैं कि भाई तुम्हारा ख़राब है, मेरा अच्छा है, तो यहाँ पे और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी, जब एक कल्चर के लोग वर्कर होंगे, दूसरे कल्चर के लोग हमेशा फैक्ट्री का ऑनर होंगे। तो यहाँ और मोबिलाइजेशन हो सकती है। बोलेंगे यार हमारे कल्चर के लोग तो हमेशा नौकरी ही करते हैं, हमेशा नौकर बन के रहते हैं, यहाँ भी मोबिलाइजेशन हो सकता है। क्लियर? उसके बाद और कैसे होता है, इनइक्वलिटी और इनजस्टिस सफर्ड बाय वन कम्युनिटी कैन प्रोवोक अपोजिशन फ्रॉम अदर कम्युनिटी। होगा ही नहीं भाई, इसको लग रहा है कि यार हमारे साथ अन्याय हो रहा है, किसी एक कल्चर के लोग के हो रहा है, मतलब एक कम्युनिटी के लोग का हो रहा है। हो सकता है इन सब का कल्चर एक है, तो इनको लगेगा यार दूसरे कल्चर हमें इनजस्टिस से देखते हैं, हमारे लिए जो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती है, हमें मतलब थोड़ा अलग दृष्टि से देखा जाता है, और हमें बहुत सारे प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। तो भाई ये तो अपोज करेगा ही करेगा, ये तो आप लिख के लो।
एक और चीज़ होगा कि द सिचुएशन बिकम वर्स व्हेन स्कार्स रिसोर्स लाइक रिवर वाटर जॉब और गवर्नमेंट फंड हैव टू बी शेयर्ड। देखो और प्रॉब्लम होता है क्योंकि मेजोरिटी तो चाहेगी कि जो मेजोरिटी पीपल है या जो हाईली डोमिनेटेड पीपल है वो गवर्नमेंट जॉब में बैठे रहेंगे, गवर्नमेंट फंड पे अपना डेका डालेंगे, वाटर पे, रिवर वाटर पे, सब कुछ पे अपना हक जमाएंगे। तो जो माइनॉरिटी वाले हैं जिनका कल्चर अलग है वो तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, ऐसे चुप थोड़ी बैठेंगे। भाई रिसोर्स अगर सफिशिएंट रहता, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तब होती है जब एक रिसोर्स कम है, रिसोर्स कम है तो कौन, मेजोरिटी चाहेगा यार हम तो दमदार हैं हम ही ले लेंगे। क्लियर है ना। उसके बाद क्या होता है कि माइनॉरिटी, सेकेंड क्वेश्चन है कि माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है। माइनॉरिटी का मतलब होता है किसी एक, माइनॉरिटी कई टाइप का होता है। देखो माइनॉरिटी होता है लैंग्विस्टिक भी होता है, लिंग्विस्टिक भी हो सकता है लैंग्वेज के बेसिस पे। दूसरा रिलीजियस भी होता है, एथनिक भी होता है, एथनिक माइनॉरिटी। क्लियर। ट्राइबल माइनॉरिटी भी होता है। तो माइनॉरिटी पॉलिटिकली वल्नरेबल कैसे हैं भाई, ऑब्वियसली क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमारे देश में चुनाव होता है, पता है। तो चुनाव में जब भी वोटिंग की बात होती है तो आज भी हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, मानते हैं, लेकिन आज भी जब भी चुनाव होता है तो बहुत सारा फैक्टर काम कर सकता है। कास्ट फैक्टर काम करता है, रिलीजन फैक्टर काम करता है। जब इतना फैक्टर काम करेगा तो भाई वही जीतेगा ना जो मेजोरिटी में है। इसीलिए तो रिजर्वेशन दिया जाता है, ST SC को रिजर्वेशन दिया जाता है। ध्यान देना, OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है इलेक्शन में। ध्यान देना, OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है इलेक्शन में। क्लियर। चाहे MP का चुनाव हो, MLA का चुनाव हो। वैसे OBC को जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में इन सब में मिलता है, लेकिन MLA MP के चुनाव में नहीं। क्यों नहीं मिलता भाई? भाई क्यों मिलेगा? उनका पॉपुलेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, पॉलिटिकली एक्टिव तो पहले से ही, और कितना दोगे रिजर्वेशन? क्लियर है ना। जिनका देखो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जिनका पॉपुलेशन ज़्यादा है यानी OBC का पॉपुलेशन ऑलरेडी ज़्यादा है तो पॉलिटिकली एक्टिव तो ऑलरेडी है भाई। उनको जॉब नहीं थी, उनको और प्रॉब्लम था, इसलिए हमने उनको जॉब में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दे दी। लेकिन इसमें देना कोई मतलब बात बनता नहीं है। तो माइनॉरिटी जो होंगे वो पॉलिटिकल, क्योंकि उनको चाहिए पावर, उनको चाहिए पावर, लेकिन चुनाव में पावर में जगह नहीं मिल रहा है क्योंकि वो चुनाव हार जा रहे हैं। सेम यही तो मुस्लिम लीग के साथ हुआ था, तो उसने देश बंटवा दिया। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू कन्वर्ट ए न्यूमेरिकल मेजोरिटी इनटू ए पॉलिटिकल पावर थ्रू इलेक्शन। ऑब्वियसली कोई शक भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी बात चलती है रिलीजन के बेसिस पे वोट देते हैं, कल्चर के बेसिस पे वोट देते हैं, कास्ट के बेसिस पे वोट दिया जाता है। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड सोशल पोजीशन पॉलिटिकली वल्नरेबल होते हैं भाई। भले ही उनके पास पैसे हो, भले ही उनके पास सोशल पोजीशन हो, सोशल प्रेस्टीज हो, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाते हैं। ये बहुत देखा गया है। इवन आप अपने विलेज लेवल पे तो साफ साफ देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है आप देखते हो कि यार विलेज में जो मुखिया वगैरह बनता है वो जो हार जाता है वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं आपके गाँव के लिए, लेकिन वो जीतता नहीं है क्योंकि उनका कास्ट फैक्टर हो जाता है कि उस कास्ट के लोग आपके पंचायत में ज़्यादा नहीं है, इसलिए हार गए। यही होता है। They face the risk that the majority community will capture political power। हाँ भाई, मेजोरिटी कम्युनिटी पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले लेंगे। उसके बाद उनके पास क्या होगा कि सप्रेस करेंगे हमें, और हो सकता है हमारे जो कल्चर है, जो माइनॉरिटी का कल्चर है, उसको दबाने का ट्राई करेंगे, उसको सप्रेस करने का ट्राई करेंगे। पता है माइनॉरिटी को दो प्रॉब्लम होता है। एक प्रॉब्लम क्या होता है, एक प्रॉब्लम उसको लगता है कि हमें दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम उनको लगता है कि जो मेजोरिटी है हमें दबा देंगे और मेजोरिटी का जो कल्चर होगा, जो वैल्यू होगा, जो रिलीजन होगा वो फॉलो करने के लिए बोलेंगे। और दूसरा प्रॉब्लम इनको ये लगता है कि स्टेट क्या करेगा, स्टेट इतना ज़्यादा सेकुलर हो जाएगा, इतना ज़्यादा सेकुलर होगा कि हमारे छोटे मोटे ट्रेडिशन को सीधा भूल जाएगा। ऊपर से कोई ऑर्डर देगा कि आज से आप लोग को फॉलो करना है सेकुलरिज्म, कोई धर्म, कोई वो नहीं। तो भाई जैसे ही वो सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो हमारे छोटे मोटे जो माइनॉरिटी होंगी उनकी ट्रेडिशन, उनका कल्चर तो वैसे ही खतरे में आ जाएगा ना। यही प्रॉब्लम होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ डज मास मीडिया आपको पता है मास मीडिया कैसे वॉचडॉग की तरह काम करता है। देखो मास मीडिया का मतलब होता है जनसंचार। इस पे काफ़ी भरोसा था जवाहरलाल नेहरू जी का। जवाहरलाल नेहरू जी बोला करते थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, बोला करते थे कि ये मीडिया एक फोर्थ पिलर का काम करेगा, वॉच डॉग है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी कहाँ पे फॉलो हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, ये एकदम नज़र गड़ा के देखेगा। मान लो कहीं पे इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में पता चल रहा है कि धांधली हो रही है, कौन बताए? मीडिया ही तो बताएगा ना। मान लो भाई मैं एक गांव का एक लड़का हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, मेरे पूरे गांव को प्रॉब्लम है, लेकिन मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट से बात नहीं करूँगा। इसके लिए कौन आएगा? मीडिया आएगी, मेरे गांव में आएगी, और मीडिया फिर बताएगी, मेरे से इंटरेक्ट करेगी, मतलब हमसे इंटरेक्ट करेगी, फिर हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो हाईलाइट करेगी, गवर्नमेंट को बताएगी। यही तो होता है। गवर्नमेंट बार बार, जैसे कोई भी इशू होता है तो मीडिया बार बार गवर्नमेंट पे सवाल उठाती है कि हमें बताइए, पूरा इशू हमें समझाइए। क्लियर ना? तो देखिए, द मीडिया वॉज एक्सपेक्टेड टू स्प्रेड द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ओके, सेल्फ रिलायंस के स्पिरिट को स्प्रेड करेगी। क्लियर? मीडिया और भी करती है, लोगों को बताती है गवर्नमेंट का पॉलिसी के बारे में, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट, गवर्नमेंट को, जैसे गवर्नमेंट कोई डैम बनाती है, कोई ब्रिज बनाती है, हमें आए दिन पता चलता ना कि आज लद्दाख में ब्रिज बन रहा है, आज अरुणाचल प्रदेश में भी ब्रिज बन रहा है। तो ये सब हमें मीडिया के माध्यम से पता चलता है। गवर्नमेंट पहले उनको बताती है, फिर मीडिया हमें बताती है, इन्फॉर्म करती है, ताकि हमें भी सब कुछ पता चले। द मीडिया वॉज ऑल्सो इनकरेज टू फाइट अगेंस्ट ऑप्रेसिव सोशल प्रैक्टिस। ऑब्वियसली मीडिया ही तो बताती है कि भाई देखो, मीडिया क्या बताती है। जैसे अभी कुछ महीने पहले ऐसा न्यूज में आया था कि दिल्ली में या तमिलनाडु वगैरह में भी, मतलब कुछ स्टेट में जो मैनुअल स्कैवेंजर की डेथ हो गई थी, कुछ लोगों की, जो नाली साफ़ करते अंदर घुस के नाला के अंदर, उसमें डेथ आ गई थी। तो इसको हाईलाइट करने का काम कौन होता है? मीडिया का। मीडिया करती भी है। क्लियर? तो जैसे कुछ प्रैक्टिस होते हैं, अनटचेबिलिटी, मीडिया ही क्या करेगी, इसको कम करने का ट्राई करेगी, या नहीं होगा तो उजागर करेगी, गवर्नमेंट को बताएगी भाई यहाँ पे ये हो रहा है। चाइल्ड मैरिज के बारे में अवेयर भी कर सकती है, कोई प्रोग्राम चला के, ऐसे प्रोग्राम चलाइए जहाँ पे चाइल्ड मैरिज को गलत दिखाया जाएगा। ऑस्ट्रासिज्म ऑफ वीडियो के साथ थोड़ा अलग तरह के व्यवहार होने लगता है, कि जैसे पाप कर लिया उसने, कुछ ऐसा दिखाने लगता है, तो इसको भी, इस बिलीफ को भी ख़त्म कर सकती है। या विच क्राफ्ट जो होता है, फेथ हीलिंग, ऐसा होता है ना कि भाई मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मुझे तो ये तंत्र मंत्र से ही ठीक हो जाएगा। ये सब जो बात होती है ना, उन सब से लोगों को जागरूक कराना भी मीडिया का काम है। क्लियर? तो इसमें से 1-2 पॉइंट लिख देना ना, मैं 2 नंबर का है। अब नेक्स्ट है न्यू फार्मर मूवमेंट। क्या था? देखो, स्टार्टिंग में फार्मर मूवमेंट कैसे होती थी? स्टार्टिंग में फार्मर को बहुत सारे प्रॉब्लम थी, अंग्रेज़ों से प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? अंग्रेज़ों से प्रॉब्लम थी कि उनको ज़बरदस्ती बोला जाता था कि तुम कैश क्रॉप उगाओ, और भी प्रॉब्लम थी कि उनको कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता था, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था। अब जब हम आज़ाद हो गए तो स्टार्टिंग में फार्मर को क्या प्रॉब्लम थी? भाई लैंड नहीं था बहुत सारे फार्मर के साथ, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए लैंड रिफॉर्म्स किया बहुत सारा। उसके बाद अब जो सेकंड न्यू फार्मर मूवमेंट का किस समय की बात करें भाई? ऑलमोस्ट 1970s की बात करें। कब का? हमारे यहाँ GR आ चुका है, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन आ चुका है। ग्रीन रिवॉल्यूशन आ चुका है तो क्या हुआ कि कुछ फार्मर के, कुछ जैसे कुछ स्टेट की बात करें, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तो कुछ फार्मर के पास बहुत सारा पैसा आ गया। अब फार्मर को लगा यार हम तो बड़े पैसे वाले हो गए हैं, और हमारी कोई बात सरकार में चलती नहीं है, बात तो सारी अर्बन वाले लोगों को चलती है। तो इनकी आइडियोलॉजी ऐसी होगी कि हम एंटी स्टेट हो जाते हैं, मतलब हम देश के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसा कि हमारे पास पैसा है लेकिन हमारी बात क्यों नहीं चल रही है? एंटी अर्बन हो गए, सारी बात अर्बन लोगों की चलती है, और हमारे पास सब कुछ है, हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लगे, फिर भी हमारी बात नहीं चलती है। और इवन बहुत ज़्यादा अभी भी रूरल लोग अर्बन वालों को थोड़ा एंटी टाइप देखते ही हैं, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट की फैसिलिटी डायरेक्ट अर्बन एरिया को ज़्यादा मिलती है। इवन रोड की बात करें, बिजली की बात करें, और भी जो हॉस्पिटल वगैरह की बात करें, सब अर्बन एरिया में कंसंट्रेटेड है। तो आज भी, सिर्फ उस समय की बात 1970s की बात नहीं करते, अभी भी कुछ एंटी अर्बन फीलिंग आती ही है रूरल एरिया में। और
और भी प्रॉब्लम होता था, जब जैसे प्राइस, क्योंकि अब क्या हो गया, प्रोडक्शन तो अच्छा हो रहा है, तो अब ऐसा नहीं कि इनका प्रॉब्लम था कि चलो फर्टिलाइज़र फ्री दो, फर्टिलाइज़र सबसे, अब और प्रॉब्लम हो गई प्राइस की। भाई फार्मा अगर इतना पैसा ला के उगाएंगे तो उसको प्रॉपर प्राइस मिलना चाहिए ना, है ना। ऐसा नहीं कि सस्ते बिक जाए, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो वैसे प्राइस कोलैप्स कर जाएगा, सस्ता बिक जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ जो एमएसपी जो डिसाइड करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो सब की बात करें। और भी रिलेटेड इशू होना चाहिए, जैसे फूड प्रोसेसिंग की बात होनी चाहिए कि और हम जहाँ पे खेत उगा रहे हैं वहाँ से जाके काम करने वाला होना चाहिए, मतलब रोड अच्छे होना चाहिए, इंफ्रा अच्छा होना चाहिए, ये सब की बात। अब नेक्स्ट है संस्कृताइजेशन कैसे सोशल चेंज करता है। देखो, संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एम एन एस ने दिया था, एम एन श्रीनिवास ने। संस्कृताइजेशन में बोला जाता है कि लो कास्ट, ध्यान देना, लो कास्ट हायर कास्ट को इमिटेट करते, इमिटेट करने का मतलब होता है कि कॉपी करने का ट्राई करते हैं संस्कृताइजेशन। और इस कॉपी कैसे करते हैं, अपर कास्ट के बिहेवियर, अपर कास्ट क्या काम करते हैं उसको प्रैक्टिस करके। जैसे संस्कृताइजेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच लो कास्ट और ट्राइब और एनी अदर ग्रुप टेक्स ओवर द कस्टम, रिचुअल, बिलीफ, आइडियोलॉजी एंड स्टाइल ऑफ द लाइफ ऑफ हाई एंड पर्टिकुलर ट्वाइस बर्न कास्ट। मैं बताता हूँ सिंपल, अभी समझो हाइयर कास्ट, मैं इसको बताता हूँ। इट इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन द लैंग्वेज, लिटरेचर, आइडियोलॉजी, आपको देखने में मिलेगा साफ साफ, क्योंकि ये इसका धारण करने का ट्राई करेंगे, आपको सिंपल देखने का। संस्कृताइजेशन सजेस्ट अ प्रोसेस वेयर आई पीपल वांट टू इम्प्रूव देयर स्टेटस थ्रू एडॉप्टेशन ऑफ नेम एंड कस्टम। भाई सिंपल, ये अपना सरनेम चेंज कर लिए, सरनेम चेंज कर लिए, अपना जैसे सैक्रेड थ्रेड जनेऊ पहनना होता है वो पहनने लगे, नॉनवेज खाना छोड़ दिए, सुबह सुबह जाके रिवर में नहाने लगे, ऐसे ऐसे चीज़। तो इनको लगता था इनसे हम चेंज हो जाएंगे, लेकिन फिर ये तो एक प्रोसेस है, एक तो संस्कृताइजेशन। लेकिन एक्चुअली आपको पता है जब एम एन श्रीनिवास ने और भी थ्योरी बताई तो वो इसमें काफ़ी अपडेशन किया, बट लेकिन अभी हमें इतना समझ लेना चाहिए, मतलब इतना ही समझना चाहिए, क्योंकि और भी इनकी थ्योरी आई तो इन थ्योरी को भी गलत साबित किया गया है खुद एम एन श्रीनिवास के द्वारा ही। गलत नहीं इन द सेंस कि अपग्रेड किया गया, हम ऐसे बोल सकते हैं। अब ऐसा यहाँ पे एक टर्म आया था ट्वाइस बर्न या द्विजा। क्या होता है कि लोअर कास्ट किसको कॉपी करता है, उस कास्ट को कॉपी करता है जो 2 बार जन्म लिया है। भाई 2 बार जन्म कैसे, देखो ब्राह्मण जो अपर कास्ट होते हैं ना, या एवर अगर मान लो मोस्ट पर्टिकुलर हम बात करें ब्राह्मण के बारे में, क्योंकि कुछ और कास्ट है अपर कास्ट में जिनका जनेऊ होता है, तो इनका 2 जन्म, ब्राह्मण की बात करें तो उनका 2 जन्म होता है। 2 जन्म कैसे, मतलब ऐसा लिखा गया हुआ है वेद वगैरह में कि 2 जन्म होता है। पहला जन्म होता है जब फिजिकल बर्थ होता है, जब माँ के पेट से उनका बर्थ होता है, ठीक है, ये हुआ फिजिकल। सेकेंड बर्थ होता है जब उसका जनेऊ होता है। जनेऊ होता है जिस समय वो सैक्रेड थ्रेड पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, यानी उस समय उसका स्पिरिचुअल बर्थ होता है। और आपको पता है कि तब उसको प्रॉपर ब्राह्मण माना जाता है, ध्यान देना, तब उसको, ऐसे अभी भी चलता है, तब उसको प्रॉपर ब्राह्मण माना जाए। उससे पहले बोला जाता है नहीं तुम प्रॉपर ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि अभी तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं हुआ। क्लियर, तो द्विजा कास्ट होता है। उसके बाद न्यू आइडिया ऑफ लिबरलिज्म एंड फ्रीडम इमर्ज इन कॉलोनियल इंडिया एज स्टेटेड बाय सोशियोलॉजिस्ट सतीश साबरवाल। आइडेंटिफाई, मतलब सतीश साबरवाल बहुत लिखे हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, इवन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन वगैरह के बारे में भी लिखे हैं। तो इन्होंने एक आइडिया दिया था लिबरलाइजेशन के बारे में और फ्रीडम के बारे में, कॉलोनियल एरा के बारे में। मतलब कॉलोनियल एरा के आने के बाद न्यू आइडिया ऑफ लिबरलिज्म एंड फ्रीडम, देखो मतलब ब्रिटिश के समय में नए नए आइडिया है लिबरलिज्म के और फ्रीडम के। मतलब लिबरल आइडिया का मतलब थोड़ा ऑर्थोडॉक्स से दूर। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि पहले माना जाता था कि शादी तो सेम कास्ट में ही होनी है, शादी सेम कास्ट में होनी है, या और भी कुछ ऐसा ऑर्थोडॉक्स आइडिया कि वुमेन तो बाद में ही खाना खाएगी, ऐसे जो ऑर्थोडॉक्स आइडिया। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद ये आइडिया सब चेंज होने लगा, कुछ आइडिया चेंज होने लगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि वो आइडिया कौन कौन आइडिया था जो चेंज हुआ है। जैसे होम मेकिंग एंड मैरिज का आइडिया चेंज हुआ,
काफ़ी उस समय से पहले वीडियोस के साथ रीमैरिज नहीं हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटिश के समय आने के बाद हुआ। और इवन क्योंकि रिफॉर्म मूवमेंट तो चलती रहती थी पहले से ही, लेकिन ब्रिटिश ने आके उस पर कानून बना दिया एक्चुअली। दूसरा, मदर और डॉटर का रोल चेंज हुआ। पहले इनको एज ए समझा जाता था कि आपको तो घर के चार दीवारी में ही रहना है एज सच। तो द न्यू आइडिया ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, प्राइड इन कल्चर एंड ट्रेडिशन, मतलब अपने कल्चर के लिए प्राइड फील करना है, क्योंकि पहले हम खुद में ही लड़ते थे, लेकिन ब्रिटिश जैसे आया और ब्रिटिश हमारे कल्चर के साथ उथल पुथल करने लगा, हमारे कल्चर को तोड़ने फोड़ने लगा। कल्चर को तोड़ने फोड़ने का मतलब है कि हमारे कल्चर को बोलता था यार तुम्हारा गलत है, कैसा कैसा कल्चर है तुम्हारा, क्या तुम लोग हाथ से खाते हो, क्या पहन रहे हो धोती कुर्ता, चलो कोट पैंट पहनो, सूट पैंट पहनो, तभी तो हम तुमको मानेंगे कि तुम अच्छा है, सिविलाइज्ड है, ऐसे बोलेंगे, नहीं तो तुम ऐसे ही हो। तो फिर हमें लगा यार हम अपने कल्चर को प्राइड फील करना चाहिए, नहीं तो ब्रिटिश तो दबा दबा के रख देंगे। दूसरा, वैल्यू ऑफ एजुकेशन चेंज हुआ। पहले एजुकेशन का मतलब कुछ और होता था, अब एजुकेशन में मैथ्स, ऐसे साइंस वगैरह सब सीखा जाने लगा। उसके बाद, क्रूशियल फॉर द नेशन टू बिकम मॉडर्न बट ऑल्सो रिटेन द एंशिएंट हेरिटेज। हाँ देखो, हम कंप्लीट मॉडर्न नहीं बनना चाहते थे, हम चाहते थे कि हम मॉडर्न बने लेकिन हमारा वैल्यू चेंज नहीं हो। ऐसा नहीं कि मॉडर्न हो के हम अपनी वैल्यू है कि अपने बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, या जो हमारा अभी भी वैल्यू है, इवन जो कंबाइंड फैमिली वाली वैल्यू है, या रिस्पेक्ट करने वाली वैल्यू है, या बहुत ऐसी वैल्यू होती है, उसको हम अभी भी बदलना नहीं चाहते। इवन हम मॉडर्न होना चाहते थे, मॉडर्न हम रेशनल थिंकिंग के तौर पर होना चाहते। मॉडर्न का मतलब है आप ओपन हो किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए, क्वेश्चन को सुनने के लिए, और किसी क्वेश्चन को व्हाई जो आप बार बार क्यों पूछने के लिए ओपन हो, इसको मॉडर्न बोलते हैं। मॉडर्न का मतलब ये नहीं कि आप अपना सारा कल्चर भूल जाओ और चल जाओ ऊपर दूसरे कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर अपना लो, ऐसा नहीं है। इनिशिएटेड अ पीरियड ऑफ क्वेश्चनिंग, होने लगा, क्वेश्चनिंग पूछने लगे कि जैसे आप कुछ बोलते हो कि यार शादी तो ऐसे ही होता है, सेम कास्ट में होना चाहिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछे क्यों, आप कोई बोल रहा है शादी तो सेम गोत्र में नहीं होनी चाहिए, फिर आप क्वेश्चन करते क्यों, यही होता ना। उसका री इंटरप्रिटेशन करने लगते हो, जैसे वेदा में कुछ लिखा हुआ उसको ब्राह्मण ने कुछ और बताया, फिर आप उसको पढ़ते हो, फिर री इंटरप्रेट करते हो, नहीं इसका मतलब एक्चुअली ये नहीं था, ये था। उसके बाद इंटेलेक्चुअल एंड सोशल ग्रोथ होने लगा। यहाँ पे इसके बाद यहीं तक रहने देते, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये 12, 13, 14 करेंगे। 14 या 4 क्वेश्चन इसका और 2 क्वेश्चन इसका, मतलब 3 क्वेश्चन नहीं, इसका 2 क्वेश्चन करेंगे। तो उसके बाद रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।